नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की भक्ति करते हैं, किसी पक्ष की भक्ति नहीं। हर पक्ष की अपनी विचारधारा होती है, अपने तौर तरीके होते हैं। अब आज ही हम बात करेंगे कि राजकीय जंग जो भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, उसमें उनके तौर तरीके क्या रहे हैं। भाजपा के लिए जंग है सत्ता को कायम रखने की, तो कांग्रेस के लिए ये जंग है सत्ता वापसी को लेकर। भाजपा का सूत्र कांग्रेस मुक्त भारत का रहा है। भाजपा पहले से ही परिवारवाद का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पर हमलावर भी रही है। हमारे देश को खोखला कर रहा है। देश की अनेक समस्याओं की जब हम चर्चा करते हैं तो गंभीरता के रूप से करने की आवश्यकता मैं समझता हूं कि परिवारवाद भारत को आगे ले जाने में अगर सबसे बड़ी कोई रुकावट है तो मुझे लगता है वो परिवारवाद है। कोई आवश्यकता नहीं है कि भारत माता बहुरत्ना वसुंधरा है। गरीब के घर में भी ऐसे नौजवान पैदा हो रहे हैं कि जो देश के भाग्य को बदलते हैं। आज अमेरिका में जो हमारे 20-25 साल की उम्र के नौजवान जो पहुंचे हैं, आईटी के क्षेत्र में नॉलेज प्राप्त करके गए, वो कोई राज परिवार के बेटे नहीं थे, कोई बहुत बड़े परिवार के बेटे नहीं थे, सामान्य किसान के बेटे थे। आज आईटी को लेकर के अमेरिका में गए और पूरे विश्व को हिंदुस्तान की इस ज्ञान शक्ति का लोहा मानना पड़ा। मैं नौजवानों को महात्मा गांधी बहुत पहले भनक गए थे। उनको अंदाज आ गया था कि सारी बीमारियों को रिसीविंग कैपेसिटी सबसे किसी की ज्यादा है तो कांग्रेस की। और इसलिए महात्मा गांधी ने उसी समय कहा था कांग्रेस को बिखेर दो। कांग्रेस मुक्त भारत ये मेरा स्लोगन नहीं है, मैं तो महात्मा गांधी जी की इच्छा पूरी कर रहा हूं। अब कांग्रेस को यह लग रहा है कि भाजपा जिस परिवारवाद के नाम पर कांग्रेस को घेरती आ रही है, वो मुद्दा राहुल गांधी के अध्यक्ष नहीं बनने के फैसले से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रश्न है कि क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है। परिवारवाद और भाई भतीजावाद के जिस मुद्दे को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं उठाकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा हो, क्या वो मुद्दा खत्म हो पाएगा। अब यहाँ पर इस बात पर भी ये स्पष्टता करनी जरूरी है कि परिवारवाद या व्यक्तिवाद को, क्षेत्रवाद को लेकर भाजपा कांग्रेस नहीं लेकिन दूसरे दलों पर भी इतनी ही हमलावर है। आज क्षेत्रवाद और परिवारवाद सबसे बड़ा देश के लिए चैलेंज है और मैं अपोजिशन पार्टियों को भी कहता हूं, रास्ता सूत्र देता हूं, समझना हो तो समझो। आप देखिए, आज देश में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई है, कोई नहीं रह गई। और मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। आप देखिए, पहले देश में क्षेत्रीय पार्टियां आई और धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियां परिवार की पार्टियों में परिवर्तित हो गई। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी है, लड़ किससे रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, पहले क्षेत्रीय पार्टी थी, बाद में परिवार की पार्टी बन गई। पीडीपी पहले क्षेत्रीय पार्टी थी, परिवार की पार्टी बन गई। पंजाब में संयुक्त शिरोमणि अकाली दल किसकी पार्टी है? परिवार की पार्टी है, पहले क्षेत्र की पार्टी बनी है, परिवार की पार्टी बन गई। हरियाणा में आइए आप, ये लोकदल, अभय चौटाला, अजय चौटाला जो भी बोले, क्षेत्र की पार्टी है, परिवार की पार्टी। उत्तर प्रदेश में हमारी टक्कर किससे हुई? समाजवादी पार्टी से। किसकी पार्टी है? क्षेत्र की पार्टी है, परिवार की पार्टी है। बिहार में हमारी टक्कर किससे हुई? आरजेडी लालू से हुई। किसकी पार्टी है? पहले क्षेत्र की पार्टी थी, अब परिवार की पार्टी बन गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड में किसके साथ लड़ाई हुई? हेमंत सोरेन के साथ, शिबू सोरेन के साथ। कौन सी पार्टी है? क्षेत्र की पार्टी है, अब परिवार की पार्टी बन गई है। बंगाल में हमारी लड़ाई हुई, किससे हुई? टीएमसी से। किसकी पार्टी है? पहले क्षेत्र की पार्टी, अब परिवार की पार्टी बन गई। आप बीजू जनता दल पर आइए, एक व्यक्ति की पार्टी। आप आंध्र प्रदेश में आइए, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी। किसकी पार्टी है? वाईएसआर की पार्टी, पहले क्षेत्र की पार्टी, अब परिवार की पार्टी। तेलंगाना में आइए, किसकी पार्टी है? चंद्रशेखर राव की पार्टी है, तेलंगाना राज्य समिति की पार्टी है, टीआरएस है। किसकी पार्टी है? क्षेत्र की पार्टी है, परिवार की पार्टी बन गई। तमिलनाडु में डीएमके क्या है? परिवार की पार्टी है, क्षेत्र की पार्टी थी। महाराष्ट्र में क्या है? हमारी एनसीपी और शिवसेना क्या है? पहले ये क्षेत्र की पार्टी थी,
विचार की पार्टी थी, अब ये परिवार की पार्टी हो गई। आप सारे देश में देखेंगे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में भी मैं बोल दूं, न तो ये इंडियन रह गई है, न ये नेशनल रह गई है, और न ही ये पार्टी रह गई है, ये भाई बहन की पार्टी हो गई है। ये भी हमको याद रखना है। ये तो भाई बहन की पार्टी हो गई है। G23 फलाना ढमकाना शब्दावली आप देखिए, यानी पार्टी में विचार विरोध रखना यानी पार्टी विरोधी हो जाना। और नेशनल कहां रह गए? 2 स्टेटों में सीमित है, और आपका आशीर्वाद रहेगा तो वहां भी कमल खिलेगा। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। यानी कि परिवारवाद यह एक शब्द जिससे भाजपा ज्यादातर दलों को राजनीतिक तौर पर दबा सकती है। राजनीति इसी को कहते हैं कि सामने वाले के माइनस पॉइंट को बाहर लेके आओ या किसी मुद्दे को उनका माइनस पॉइंट साबित कर दो। अब आ जाते हैं कांग्रेस की राजनीति पर। कांग्रेस का लंबा शासन, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, कांग्रेस श्रेय लेती है देश को आजादी दिलाने की लड़ाई में योगदान को लेकर, और अब इसी मुद्दे का स्वरूप बदलते हुए भारत जोड़ो अभियान पर राहुल गांधी निकल पड़े हैं। All Keralans are very happy to receive Rahul Gandhi to revive the nation, to make a change in the nation. He is coming here. He is willing to listen to these people. He is real people's man. Rahul Gandhi ki jai! I feel genuine affection for the people of Kerala. No matter how much affection I give, I get more back. For me, it has been an honor to walk the streets of this wonderful state. A divided and hate-filled Kerala or a divided and hate-filled India is not in our interest. Part of society the person comes. If he spreads hatred, if he spreads violence, if he spreads anger, the Congress party will fight that. I'd like to end by thanking all of you for walking with us, for giving us your love, your affection and your support. We are permanently indebted, we can never repay this. Thank you. अब जैसे भाजपा कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद को लेकर आक्षेप करती है, तो कांग्रेस भी हम दो हमारे दो के नाम पर साप्ताहिक हमला भाजपा पर करती रहती है। इस देश के मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा। इनमें से किसानों की खेत चली जाएगी, किसान को सही दाम नहीं मिलेगा, छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी, और सिर्फ 2 लोग, हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएंगे। ये नई चीज नहीं है। ये आप मत सोचिए कि ये नया अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट है। ये पहला नहीं है। ये काम प्रधानमंत्री ने हम दो हमारे दो के लिए पहले नोटबंदी में शुरू किया था। पहली चोट नोटबंदी थी। आइडिया क्या था? गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से उनका पैसा लो, बैंक में डालो
और हम दो हमारे दो के जेब में डालो। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम मुख्यमंत्री और कार्यकर्ता तक परिवार के जिस मुद्दे के सहारे कांग्रेस को घेरा जाता था, क्या उनके लिए यह मुद्दा खत्म होने जा रहा है? क्या गांधी परिवार से अलग हटकर किसी व्यक्ति को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का दांव खेलकर क्या राहुल गांधी ने कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है? लेकिन मुद्दा तो ये भी है ना कि अध्यक्ष पद जाने के बाद गांधी परिवार का वो वजूद, वो दबदबा कांग्रेस पार्टी के अंदर कितना रह जाएगा। आपको ये भी बता दें कि परिवारवाद के भाजपा के शोर से ही शायद सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री न बनते हुए मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन जिसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस का पतन भी शुरू हो गया था। अब भाजपा 2014 में सत्ता में आई, 2019 में सत्ता में आई और अब ये जो जंग है वो 2024 का है। अब यह बात भी उतनी ही क्लियर दिखती है कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार के सिवाय कोई बनता है तो हो सकता है कि भाजपा भी अपनी स्ट्रेटेजी बदले या फिर शायद परिवारवाद का जो मुद्दा है वो कायम भी रहे, क्योंकि जैसे मनमोहन सिंह भले ही प्रधानमंत्री बने थे लेकिन सरकार तो सोनिया गांधी ही चलाती है, ये आक्षेप अक्सर सुनने को मिलते थे। लेकिन आपको बता दें कि भाजपा के परिवारवाद के मुद्दे के सामने कांग्रेस पार्टी के जो दो व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही पार्टी है, ये जो नारा है वो इतना दमदार साबित होता नजर खुलकर नहीं आता। अब ये तो स्वीकार करना रहा कि भाजपा की स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी की वजह से ही कांग्रेस की राजनीति दबती जा रही है। भाजपा की बात करें तो आपको याद दिला दें कि परिवारवाद के अलावा एक बड़ा मुद्दा बनाया था भाजपा ने महंगाई को। बहुत हुई महंगाई की मार। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। ये महंगाई का वो मुद्दा जो मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ और केंद्र में आ गई मोदी सरकार। अब आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा मोदी सरकार का एक और मुद्दा रहा विकास का। मैं हूं विकास कि भाई गरीब के घर में गैस पहुंचा के और पैसे वालों के घर से गैस की सब्सिडी बंद करवा के वोट नहीं मिलते। अरे वोट के लिए तो जिगर चाहिए, जिगर। जात पात करनी पड़ती है, वोट बैंक बनानी पड़ती है। और ये मेक इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया से क्या होने वाला है? कुछ नहीं। और तुम लोग मुफ्ती रेवड़ियां बांटते रहो बस। भाई नहीं चाहिए हमें स्वच्छ इंडिया, नहीं चाहिए हमें न्यू इंडिया। हमारा ओल्ड इंडिया ही बराबर है एकदम। अपनी अपनी जेबें भरो, सड़कों पर गंदगी करो और घर रखो चकाचक। सच में ऐसा पीएम तो इंडिया में आया ही नहीं। सही कहा ना मैंने भाई? यार ऐसा पीएम तो सच में कभी नहीं आया इंडिया में। किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। लालू प्रसाद यादव को उनके बेटे को सेट करना है, मुलायम सिंह यादव अपनी पूरी फैमिली को सेट करने में लगे हैं, सोनिया जी को राहुल को सेट करना है। अरे पर ये तो सोचो कि इस देश को सेट करने में किसको इंटरेस्ट है? अगर आज मोदी फेल हुआ ना तो अगले 100 सालों तक कोई प्राइम मिनिस्टर करप्शन के सामने लड़ने की हिम्मत ही नहीं करेगा। सिर्फ 2 हाथ जोड़ेगा और तौबा करेगा। फिर बस करते रहना, मेरा भारत महान, मेरा भारत। छोड़िए सर मुझे आपका नंबर दो ना, मैं इस पर स्टोरी करूंगा। सर आपका नाम? मैं हूं विकास, मैं हूं गुजरात। सेव कर लेना।
अब मैं हूं विकास के मुद्दे को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने विकास को पागल बता दिया। अच्छा भैया एक और बात बताइए, गुजरात में विकास को क्या हुआ? क्या हुआ? ये कैसे पागल हुआ? कैसे पागल हुआ ये झूठ सुन सुनकर पागल हो गया। नया चुनाव नया रारा, फिर मुद्दा उठा चौकीदार का, और फिर क्या था, भाजपा का सूत्र ही बन गया मैं हूं चौकीदार। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। ये देश ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन, ये देश ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन। सबका विकास चाहता और चाहता हूँ बस अमन। वो एक अकेला चल पड़ा, मैं उसकी ही कतार हूँ, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ। फिर मैं हूं चौकीदार को काउंटर करते हुए नारा बन गया कि चौकीदार चोर है। पत्रकार ने मुझसे पूछा, इससे पहले मेरा इंटरव्यू हो रहा था, पत्रकार ने मुझसे पूछा कि ये नारा चौकीदार चोर वाला नारा ये आपने कहां से सोचा, ये आया कहां से? मैंने उनको बोला, ऐसा भाषण हो रहा था छत्तीसगढ़ में, और मैंने बोला, भाषण में बोला कि देखिए चौकीदार जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, चौकीदार जी ने 15 लाख रुपए डालने की बात की, चौकीदार ने किसानों को कर्जा माफ करने की बात की। और जैसे मेरे चौकीदार ने बोला, उधर 10-15 युवाओं ने बोला चोर है। पहली बार मैंने सुना नहीं, पहली बार मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, तो मैंने बोला भैया बताओ क्या बोला तुमने? कहते हैं चोर है। भाइयों और बहनों, ये नारा कांग्रेस पार्टी ने नहीं निकाला, राहुल गांधी ने नहीं निकाला, ये हिंदुस्तान के युवाओं का नारा है, हिंदुस्तान के किसानों का नारा है। विकास और चौकीदार, ये 2 एग्जाम्पल से कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस खुद का मुद्दा प्रस्तापित करने के बजाय भाजपा को काउंटर करने में ही रह गई। काउंटर भी ठीक से न हो पाया, जिसका सबूत कांग्रेस के हाथ में आई हुई कम सीटें हैं। अब आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी है तो मुमकिन है, ये भी भाजपा के सफल सूत्र साबित हुए। चल शंख उठा, चल ढोल बजा, चल शंख उठा, चल ढोल बजा, चल शंख उठा, चल ढोल बजा, चल गला खोल ये गाना गा। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अरे भर दी खुशियों से झोली, बंद थी राहें जो खोली, बोल रहे सब एक ही बोली, नामुमकिन अब मुमकिन है। अरे मान चुका है देश सारा, जन जन का है एक ही नारा। ना होता था जो भारत में, वो होना अब मुमकिन है। कैसे? अरे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है, ओ अरे मोदी है तो मुमकिन है।
अब अच्छे दिन आने वाले हैं, इसके सामने कांग्रेस आज तक नहीं पूछ पाई कि अच्छे दिन कब आएंगे या फिर अच्छे दिन की डेफिनेशन क्या है। या तो मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा जो भाजपा के द्वारा दिया गया था, जो लोगों के दिल में भी बसा, लेकिन आज तक विपक्ष के तौर पर कांग्रेस नहीं बता पाई कि वो कौन सा कार्य है जो मोदी सरकार के लिए नामुमकिन साबित हुआ है। अब चलो, ये तो अच्छा है कि भाजपा इस बार कोई सूत्र लाए 2024 के लिए। उससे पहले ही कांग्रेस ने भारत जोड़ो का नारा लगा दिया, लेकिन कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि भारत जोड़ो के साथ जो कांग्रेस तोड़ो या कांग्रेस छोड़ो अभियान जो चलता दिख रहा है, उससे कांग्रेस कैसे निपटे। अब आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश हाथ में आया था जो चला गया, महाराष्ट्र भी हाथ से चला गया। अब वैसे तो पंजाब भी गया था, लेकिन उसका कारण कुछ अलग था। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि सामने वाले को परास्त करना हो तो उसका प्लस पॉइंट जो है वो अपना लो, उसकी ही रणनीति पे चलो, लेकिन यहाँ पर ही कांग्रेस की गलती हो गई। अब भाजपा मुख्यमंत्री बदले फिर भी चू या चा नहीं होती, यानी कि सत्ता हिलाने या पार्टी छोड़ दे कोई, इतना विरोध नहीं होता। डिसिप्लिन कहते हैं जो हुक्म मेरे आका। अब यहाँ तक कि इस्तीफा देना किस कारण से है वह भी शायद भाजपा में पूछा नहीं जाता। पंजाब के बारे में बात कर रहे थे तो ऐसे तो फॉर्मूला ये पुराना है कि एंटी इनकम्बेंसी दूर करनी है तो चेहरा बदल डालो, पर अभी के लिए चलो मान लेते हैं कि ये फॉर्मूला पहले भाजपा ने अपनाया, ठीक चला, लेकिन कांग्रेस ने पंजाब के मुख्यमंत्री को बदल डाला तो हंगामा हो गया, लोगों का विश्वास भी उठ गया, सत्ता भी चली गई। अब सवाल इसीलिए है क्योंकि अभी देखा जाए तो आने वाले समय में राजस्थान में भी चुनाव है। अब गहलोत पायलट युद्ध में भाजपा के सामने लड़ाई है, यह मुद्दा उड़ ही जाता है, पर अभी कांग्रेस को संभलना है क्योंकि इस चक्कर में कहीं राजस्थान की सत्ता ना उड़ जाए। अब कांग्रेस क्या करेगी वह रणनीति शायद नए अध्यक्ष उनके तय कर ही लेंगे, या फिर गांधी परिवार का राजनीतिक अनुभव भी तो काम लगेगा। अब बात करते हैं भाजपा और 2024 की चुनौती के बारे में। भाजपा के लिए मुद्दा तो है कि अगर गलती से भी विपक्षी दल एकजुट होते हैं तो फिर ऐसे कौन से दल होंगे, कितने दल होंगे कि जो शायद भाजपा का साथ थामे। क्योंकि मुद्दा यहाँ पर यह भी है कि मोदी लहर है वो कायम है, ये प्रस्तापित भी तो भाजपा को ही करना है। मुद्दा यहाँ पर यह भी है कि भाजपा जानी जाती है कि पहले अगर कोई सामने वाली पार्टी क्या स्ट्रेटेजी बना रही है या क्या अमलीकरण कर रही है, उस हिसाब से एंड मोमेंट पर कुछ ना कुछ नया निकलना कि जिसे कोई काउंटर न कर सके। तो क्या 2024 के लिए ऐसा ही कुछ नया फॉर्मूला या नई जो रीत है या नया चेहरा है वो भाजपा बाहर निकालेगी। मुद्दा यहाँ पर यही है कि अगर एक बार सत्ता हाथ में से चली जाए तो उसे पाने के लिए फिर बहुत ही कड़े पापल बुनने पड़ते हैं। कांग्रेस की सत्ता वापसी का जब तक प्रश्न है तो सत्ता वापसी से ज़्यादा विपक्ष का पद बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस को शायद भारी पड़ रही है। मुद्दा यहाँ पर यह भी है कि नीतीश कुमार तो चलो ट्राई कर रहे हैं, इससे पहले शरद पवार की हम बात कर ले या ममता बनर्जी की बात कर ले या खुद कांग्रेस की बात कर ले, विपक्षों को एकजुट करने के कई प्रयास हुए लेकिन ये सफल साबित नहीं हो पाए। अब आज हमने जो चर्चा की कि भाजपा की स्ट्रेटेजी क्या रही है या कांग्रेस किस स्ट्रेटेजी पर चलती है, लेकिन ज़्यादातर यही देखा जाता है कि भाजपा हमेशा 2 कदम आगे रही है। कांग्रेस या तो मुद्दे को उठाना नहीं चाहती या फिर शायद कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक जाती है। अगर भाजपा लाता है मैं हूं विकास तो उसके सामने कांग्रेस क्यों प्रस्तापित नहीं कर सकती कि कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया था, या फिर कांग्रेस पार्टी को अगर फिर से एक बार जनता लेकर आती है तो वो क्या देंगे। क्यों उनकी जो राजनीति है वो विकास को पागल करने तक ही सीमित रह जाती। मुद्दा ये भी है कि जब चौकीदार बनने की बात आती है या फिर जिस एंगल से बोला गया था मैं हूँ चौकीदार, तो क्यों कांग्रेस ये नहीं बता पाती कि भारत देश के लिए या उसकी रक्षा करने के लिए कांग्रेस भी उतनी ही मजबूत है। क्यों वो रह जाती है सिर्फ ये दिखाने में कि चौकीदार चोर है। यह आक्षेप प्रत्याक्षेप में ही कांग्रेस उलझ कर क्यों रह जाती है।
या फिर मोदी है तो मुमकिन है ये आता है, या फिर अच्छे दिन वाला सूत्र हो, कांग्रेस इसे ठीक से काउंटर भी नहीं कर पाती। कांग्रेस को भी पता है कि महंगाई वही मुद्दा थी जिसकी वजह से उन्हें सत्ता में से हाथ धोना पड़ा। तो फिर अभी अगर एकल दोकल नारे लगते भी हैं महंगाई के, तो फिर उसमें जनता क्यों शामिल नहीं हो पाती है, वो एक बड़ा प्रश्न है कांग्रेस को सोचने के लिए। 2024 में क्या होगा? ये राजनीतिक जो जंग है भाजपा और कांग्रेस के बीच में, कांग्रेस मुक्त की ले लो या फिर भाजपा के लिए सत्ता बचाने की ले लो, ये जंग किस ओर जाएगी? 2024 के लिए क्या कुछ नया आएगा? क्योंकि हर बार हम देखते हैं कभी विकास आता है, कभी चौकीदार आता है, अब क्या आएगा? या फिर शायद तय है कि शायद बुलडोज़र आ जाए, मतलब वो वाली राजनीति भी तो चली थी बुलडोज़र वाली। यानी भाजपा को क्यों ऐसे नए नए सूत्र मिलते रहते हैं या फिर स्लोगन मिलते रहते हैं कि कहीं ना कहीं वो लोगों के जुबान पर आ ही जाते हैं। कांग्रेस वैसा नारा कब लाएगी जो शायद लोगों के जहन में बसे या उनके मुंह पर आए? 2024 के लिए फॉर्मूला क्या, स्ट्रेटेजी क्या? देखना तो ये भी होगा। चलो, भारत जोड़ो अभियान एक नई शुरुआत, एक नया नारा, लेकिन कितने लोग इससे जुड़ पाएंगे या फिर उसकी क्या इफेक्ट देखने को भी मिलेगी? क्योंकि अंत में तो सभी राजनीतिक पार्टियों का जो फैसला है या उनकी राजनीति कितनी सक्सेस रही, वो फैसला तो जनता के मतों के आधार पर ही होता है। अब देखना तो यही रहेगा कि 2024 के लिए ये राजकीय जंग में आखिर क्या होता है। भाजपा जीतती है, कांग्रेस, या फिर कुछ और नया आता है। और सबसे पहले तो राजनीतिक जंग से पहले तो जंग होती है अपने ही पार्टी के अंदर, जैसे कि कांग्रेस में चल रहा है बहुत सारा विवाद। अभी तो पार्टी को एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला था, या अभी कह ले कि मिला भी नहीं है, और उससे पहले ही एक डर लगा रहा कि राजस्थान में सत्ता न चली जाए। ऐसा क्यों? भाजपा में अगर देखा जाए तो यूं मुख्यमंत्री भी बदले जाते हैं, यूं किसी को मना भी कर दिया जाता है, लेकिन इतना हंगामा नहीं होता। या फिर शायद भाजपा के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी या चाबुक है जो शायद कांग्रेस के पास नहीं है। भले ही अब उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी का नाम कहीं दिया जाए या कहीं दिया जाए डिसिप्लिन का नाम, लेकिन देखना तो यही होगा कि पार्टी हित में क्या है, या फिर उससे बढ़कर तो जनता का हित ही सब कुछ होता है। तो ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी ये राजनीतिक जंग पर भाजपा और कांग्रेस की, कि इनकी विचारधारा क्या रही है या फिर अब तक की राजनीति में ये सफ़र या आपसी लड़ाई किस प्रकार चली। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।